सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। रीट से संबंधित तीसरा मॉडल पेपर आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2 प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो रीट यूपी टेट एटसेट्रा करके एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। इन प्रश्न पत्रों में हम पूर्णतः सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। तो लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपके पास संस्कृत भाषा है तो इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको 23 या 24 जुलाई को जब भी आपका पेपर है तब मिलने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा निम्नलिखिता प्रश्ना समाधेया। राजस्थानम वीराणां वीरांगनानां च भूमि अस्ति। अत्र विविधानि ऐतिहासिक स्थलानि अस्मभ्यं गौरवशाली इतिहासस्य परिचयं कारयन्ति। राजस्थान वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ पर विविध ऐतिहासिक स्थल इसके गौरवशाली इतिहास का परिचय देते हैं, इसके गौरवशाली इतिहास का परिचय कराते हैं। जैसलमेरु नगरे स्थितं सोनार दुर्गम स्वर्णमयी पीतपाषाणैः निर्मितम अद्भुतम दुर्गम अस्ति। जैसलमेर नगर में स्थित सोनार दुर्ग स्वर्णमयी पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण अद्भुत दुर्ग है, सोने के जैसा वो दिखाई पड़ता है। जनपदे अस्मिन् सीमावर्ती तनोट मातुः मंदिरम तु सर्वेषां भारतीयानां मनसि देशं प्रति गौरव भावम् उत्पादयति। जनपदे अस्मिन्, इस जनपद में, किस जनपद में, किस जिले में, जैसलमेर जिले में, सीमावर्ती तनोट मातुः मंदिरम, सीमा पर स्थित तनोट माता का मंदिर सभी भारतीयों के मन में देशम प्रति, देश के प्रति गौरव भाव को उत्पन्न करता है, गौरव भाव का उत्पादन करता है। सूर्य नगरी रूपेण प्रसिद्धम जोधपुर नगरम अपि ऐतिहासिकम महत्वम धारयति। सूर्य नगरी के रूप में प्रसिद्ध जोधपुर नगर भी अपना ऐतिहासिक महत्व धारण करता है। उदयपुर नगरे दुर्गै स्तंभै कासारै च नवनिर्मितं प्रताप गौरव केंद्रम विशेष रूपेण द्रष्टव्यम अस्ति। उदयपुर नगर में दुर्गों से, स्तंभों से और कासार इत्यादि से नवनिर्मित जो प्रताप गौरव केंद्र है वो विशेष रूप से दर्शनीय है, देखने के योग्य है। तो इसमें से अब हमको प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, मनसि इत्यस्य पदस्य लिंग विभक्ति वचनम च निर्देशयत्। मनसि पद में कौन सा लिंग, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो मनसि जो पद है ये सकारांत नपुंसकलिंग पद होता है, शब्द होता है, और इसके जब रूप चलते हैं तो सप्तमी एक वचन में पद बन जाता है मनसी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन, ऑप्शन नंबर स। दूसरा प्रश्न है, अस्मिन् गद्यांशे राजस्थाने इतिहासस्य कृते कः विशेषणः प्रयुक्तः। इस गद्यांश में राजस्थान के इतिहास के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, वीराणाम वीरांगनानाम भूमि, गौरवशाली, अद्भुतम या गौरव केंद्रम। तो क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गौरवशाली। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर उसके उत्तर को ध्यान से टिक कीजिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गौरवशाली। ये जो प्रश्न है इनकी पीडीएफ, इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़े हुए नहीं हैं तो सरल संस्कृत सुगम संस्कृत टेलीग्राम में सर्च करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, जनपदे अस्मिन् सीमावर्ती तनोट मातुः मंदिरम तु सर्वेषां भारतीयानां मनसि देशं प्रति गौरव इत्यस्मिन् वाक्ये प्रतियोगे द्वितीया विभक्ति कस्मिन् पदे प्रयुक्ता। इस वाक्य में प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कौन से पद में हुआ है। मंदिरम, सर्वेषां भारतीयानां या देशम।
तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ है? देशम पद में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आपको प्रश्न पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद से उसका उत्तर देकर देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, और फिर मेरे उत्तरों के साथ मिलान करके अगर आपको कोई डाउट है या आप कितने प्रश्न हल कर पाए हैं ये आप मुझे कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप कितने अच्छे प्रकार से वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है दृष्टव्यम इत्यत्र कः प्रत्यय। दृष्टव्यम में कौन सी प्रकृति और प्रत्यय है? तो दृश्य धातु से टव्यम प्रत्यय है, दृश्य धातु से तव्यत प्रत्यय है, दृश्य धातु से तव्यत प्रत्यय है, या फिर दृश्य धातु से तव्यत प्रत्यय। तो दृश्य दर्शन अर्थ में जो धातु होती है उससे तव्यत प्रत्यय करके और पद बन जाता है दृष्टव्यम। नपुंसक लिंग में पद हो जाएगा दृष्टव्यम। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर स। पांचवा प्रश्न है गौरव भावम इत्यस्मिन् पदे कः समासः। गौरव भावम इस पद में कौन सा समास है? तो गौरवस्य भावम, गौरव का भाव, गौरव भाव। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर स। आगे है अधोलिखितम पद्यांशम समुचितम पठित्वा 6 से 10 पर्यंत प्रश्न उत्तरणीया। पद्यांश को पढ़कर 6 से और 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश क्या है? आरंभ गुर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुर्वी प्रारंभ में बड़ी और क्रम से छोटी क्षीण हो जाने वाली, और लघ्वी पुरा पूर्व में छोटी और वृद्धिमती च पश्चात और बाद में वृद्धि को प्राप्त हो जाने वाली, इस प्रकार की दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में जो भिन्न भिन्न छाया होती है उसी के समान खल सज्जना नाम, दुर्जन और सज्जनों की मित्रता होती है। इस पद्य को हम बहुत ही अच्छे तरीके से नीति शतक के संबंध में पढ़ चुके हैं। तो आप अगर पद्य का अर्थ अच्छे प्रकार से जानना चाहते हैं तो आप नीति शतक से संबंधित वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। यहाँ पर हमको व्याकरण से संबंधित प्रश्न हल करने हैं तो हम ज़्यादा अर्थ में नहीं जाएंगे। लघ्वी पदे प्रकृति प्रत्यय स्तः। लघ्वी पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? लघ्व से ई प्रत्यय, लघु से नीश प्रत्यय, लघु से ङी प्रत्यय, या फिर लघु से गी प्रत्यय। तो क्या सही होगा यहाँ पर? लघु शब्द से स्त्री वाचक प्रत्यय ङीप लगाकर यहाँ पर पद बनता है लघ्वी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। सातवां प्रश्न है इत्यस्मिन् पद्यांशे कः छंदः। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति या वंशस्थ। तो आपको ये पद्यांश को देखना है कितने इसमें वर्ण हैं। उसके बाद अगर 11 वर्ण आपको मिलते हैं, इंद्रवज्रा प्रथम पंक्ति में मिलता है, तो आपको चारों पंक्तियां चेक करनी है, क्योंकि प्रथम पंक्ति में अगर इंद्रवज्रा है तो ये आवश्यक नहीं है कि चारों पंक्तियों में इंद्रवज्रा ही हो। किसी अन्य पंक्ति में अगर उपेंद्र वज्रा हुआ तो वो उपजाति छंद हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो आप वीडियो को पॉज करके इसमें देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मैं आपको उत्तर बता देती हूँ। ये जो पद्य है इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में तो इंद्रवज्रा है, लेकिन तृतीय पंक्ति में है उपेंद्र वज्रा। तो इसमें हो जाएगा उपजाति छंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स। आठवां प्रश्न है इत्यस्मिन् पद्यांशे कः अलंकारः। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो इव जो वाचक चिन्ह हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, छाएव, इस प्रकार से ये जो इव दिखाई दे रहा है, तो इव वाचक चिन्ह कहाँ पर होता है? उपमा में भी होता है, उत्प्रेक्षा में भी होता है, लेकिन छाया के साथ यहाँ पर इव पद प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। नवा प्रश्न है छाएव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। छाएव पद का संधि विच्छेद क्या होगा? छै प्लस एव, छाए प्लस एव, छाया प्लस एव, छाया प्लस इव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छाया प्लस इव।
हालांकि मैंने प्रश्नों का क्रम उल्टा कर दिया, मुझे नवा प्रश्न पहले देना चाहिए था, जिससे आपको थोड़ा सा मुश्किल होती, लेकिन ठीक है। छाएव पद का संधि विच्छेद होगा छाया प्लस एव, छाया के समान। 10वां प्रश्न है मैत्री इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। मैत्री पद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी या सप्तमी? तो मैत्री पद में कौन सी विभक्ति है? सज्जनों की मित्रता के समान। सज्जनों की मित्रता छाया के समान होती है, तो मैत्री जो पद है यहाँ पर उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। 11वां प्रश्न है पंचविंशति पलोत्तर दशवादनम इत्यस्य तात्पर्य। इस पद का क्या तात्पर्य है, कितने बजे? 9:35, 10:35, 10:25 या 10:55? तो पंचविंशति, पंचविंशति 5 और विंशति कितने हो जाएंगे? 25। 25 पलो उत्तर, पल 25 मिनट, उत्तर दशवादनम 10 के बाद 25 मिनट और, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10:25। ऑप्शन नंबर स। 12वां प्रश्न है चत्वारिंशत् इत्यस्य तात्पर्य अस्ति। चत्वारिंशत् पद का क्या तात्पर्य है? 440, 4000 या 44? तो चत्वारिंशत् पद का तात्पर्य होता है 40। 13वां प्रश्न है षट्पंचाशत् इत्यत्र तात्पर्य। इसका क्या तात्पर्य है? 65, 650, 56 या 560? तो षट्पंचाशत् का तात्पर्य हो जाएगा षट अर्थात 6, पंचाशत अर्थात 50, तो कितने हो जाएंगे? 56। ऑप्शन नंबर स। 14वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणाम अंतस्थः वर्णानाम उपयुक्त क्रमः वर्तते। माहेश्वर सूत्रों में अंतस्थ वर्णों का उपयुक्त क्रम क्या होता है? य र ल व, य र व ल, य व र ल या किमपि न? तो जो उपयुक्त क्रम होता है माहेश्वर सूत्रों में वो होता है य व र ल, ह य व र ट लण, तो उपयुक्त क्रम हो जाएगा य व र ल। 15वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु कस्य वर्णस्य उल्लेखः माहेश्वर सूत्रेषु न कृतः। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उल्लेख माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया है? ई, ए या औ? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। दीर्घ ई को स्पष्टतः माहेश्वर सूत्रों में नहीं सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। 16वां प्रश्न है वह वृक्ष से फल चुनता है, अस्य संस्कृतानुवादः स्यात्। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सह वृक्षात् फलम अवचिनोति, सह वृक्षम फलम अवचिनोति, तेन वृक्षम फलम अवचिनोति या सह वृक्षेण फलम अवचिनोति? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सह वृक्षम फलम अवचिनोति। ची धातु द्विकर्मक धातु है, तो अकथितम च इस सूत्र के अनुसार जो अकथित कर्म है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा ची धातु का योग होने पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिका अनुस्वारस्य, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, नासिका। 18वां प्रश्न है श वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, दंतः, ओष्ठौ या मूर्धा? तो श का होता है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर द। 19वां प्रश्न है सा कथाम पठितवती वाच्य परिवर्तनम कुरु। वह उसने कथा पढ़ी, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर तेन कथा पठितवती, तो ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि सा का तृतीय विभक्ति में तेन नहीं होता, ये तो पुल्लिंग का हो गया पद, तो ये गलत हो गया। दूसरा है तया कथा पठितवती, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, लेकिन कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो ये गलत हो गया। तीसरा है तया कथा पठ्यते, तो यहाँ पर जब पठितवती का बनाएंगे हम कर्म वाच्य में, तो ये लट लकार का हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सही पद बनेगा वो बनेगा तया कथा पठिता।
सा का तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप बनेगा तया, कथाम द्वितीय विभक्ति को प्रथमा कर देंगे तो कथा हो जाएगा। और जब पठ धातु से हम लंग लकार में रूप बनाएंगे तो इस कर्म के अनुसार जो पद बनेगा स्त्रीलिंग का वो बनेगा पठिता। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तया कथा पठिता। 20वां प्रश्न है दंपत्ति शिवम उपासते, अस्य स्थाने शुद्धम वाक्यम स्यात्। इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? दंपत्ति शिवस्य उपासते, दंपत्ति शिवस्य उपासेते, दंपत्ति शिवम उपासेते या दंपत्ति शिवाय उपासते। तो यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो होगा दंपत्ति शिवम उपासेते, क्योंकि दंपत्ति द्विवचन है, उसके अनुसार यहाँ पर द्विवचन की क्रिया प्रयुक्त होगी और उपपूर्वक आस धातु जब होगी तो कर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो जो सही वाक्य बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, शुद्ध वाक्य होगा दंपत्ति शिवम उपासेते। 21वां प्रश्न है शरीरम आद्यम खाली स्थान धर्म साधनम रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम संयोजयत। तो क्या आएगा यहाँ पर? ननु खलु एव न। क्या सूक्ति है? सूक्ति है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का प्रथम साधन शरीर ही होता है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। 22वां प्रश्न है व्याकरणानुवाद विधे प्रवर्तक कह। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? पीटरसन महोदय, तिलक महोदय, प्रोफेसर राधाकृष्णन या डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, डॉक्टर RG भंडारकर। 23वां प्रश्न है कस्मिन् विधौ शिक्षकः शब्दान् मूल शब्दं धातुम् उपसर्गान प्रत्ययान इत्यादीनां विश्लेषणं कृत्वा अध्यापयति। किस विधि में शिक्षक मूल शब्द धातु उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि को अलग अलग करके उनका विश्लेषण करके पढ़ाता है? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, अव्याकृत विधि या टीका विधि। तो यहाँ पर हो जाएगा अव्याकृत विधि, जिसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। 24वां प्रश्न है पाठ्यपुस्तक निर्माणस्य आंतरिक पक्षस्य सिद्धांतः नास्ति। पाठ्यपुस्तक निर्माण के आंतरिक पक्ष का सिद्धांत नहीं है। आदर्शवादः आवरणम सोद्देश्यता स्तरानुगुणता, स्तर अनुगुणता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, क्योंकि आवरण पुस्तक का आंतरिक पक्ष नहीं है, वो उसका बाह्य पक्ष होता है। किसी भी पुस्तक को आदर्श के अनुरूप होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और स्तर की अनुरूपता उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। 25वां प्रश्न है आदर्श वाचनस्य प्रयोजनम अस्ति। आदर्श वाचन का प्रयोजन होता है काठिन्य निवारणम, त्रुटि संशोधनम, उच्चारण शिक्षणम या श्रुत लेखनम। तो आदर्श वाचन का प्रयोजन क्या होता है? शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना, छात्रों को ये बताना कि किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण, उचित उच्चारण किया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। 26वां प्रश्न है श्याम पट्ट लेखन कौशलस्य घटकः नास्ति। श्याम पट्ट लेखन कौशल का घटक नहीं है। शब्दानां मध्ये समुचितं स्थानं, पंक्तीनां मध्ये समुचितं स्थानं, अक्षराणां उपयुक्तः आकारः या फिर रुचिकर युक्तिनाम प्रयोगः। तो शब्दों के मध्य समुचित स्थान होना चाहिए, पंक्तियों के मध्य समुचित स्थान होना चाहिए, अक्षरों का आकार उपयुक्त होना चाहिए, ये तीनों आवश्यक हैं। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा अर्थात जो श्यामपट्ट लेखन कौशल का घटक नहीं है वो है रुचिकर युक्ति नाम प्रयोगः। 27वां प्रश्न है पद्य पाठ योजनायां कीदृशः प्रश्नः न भवन्ति। पद्य पाठ की योजना में किस प्रकार के प्रश्न नहीं होते? सौंदर्यानुभूति प्रश्नः, केंद्रीय भाव प्रश्नः, तुलनात्मक प्रश्नः या फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नः। तो पद्य पाठ योजना में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं होते। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 28वां प्रश्न है प्रोफेसर VP बोकील महोदयेन कः विधिः प्रतिपादितः।
किस विधि का प्रतिपादन किया गया वकील महोदय के द्वारा? प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या व्याख्या विधि? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, प्रत्यक्ष विधि। 29वां प्रश्न है, हर्बर्टीय पंचपदी इत्यस्य विधेः विकसितं रूपम किम? हर्बर्टीय पंचपदी विधि का विकसित रूप क्या है? विश्लेषणात्मक विधि, मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि या व्याख्या विधि? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मूल्यांकन विधि। और अंतिम प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति। दृश्य श्रव्य साधनों में प्रमुख साधन है श्याम फलकम, आकाशवाणी, पाठ्यपुस्तकम, दूरदर्शनम। तो दृश्य और श्रव्य इन साधनों में प्रमुख साधन क्या हो जाएगा? दूरदर्शनम, ऑप्शन नंबर द। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न है, आप इनको अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट अगर आपको है या किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको उनका पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।